हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम इंटरफेरेंस के बारे में सीख चुके हैं। व्हाट इज इंटरफेरेंस, और वहाँ पर हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर ये पढ़ा था कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव कब होता है। याद कीजिए आप, हमने पढ़ा था जब क्रेस्ट पे आती है या ट्रफ अपीयर्स ऑन ट्रफ, देन देयर इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इफ crest fall on trough then there is destructive interference। अब वही उसी कंडीशन को हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे कि किस कंडीशन पे क्रेस्ट पे आएगी और किस कंडीशन पे क्रेस्ट ट्रफ पे आती है। सो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैथमेटिकली हमें कंडीशन निकालनी है। सो इंटरफेरेंस के लिए we must have two current sources, right? So let the waves from two current sources are represented as, फर्स्ट वेव से फर्स्ट करंट सोर्स से जो वेव आते हैं उसके लिए डिस्प्लेसमेंट हम क्या मान लेते हैं, y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, एंड सेकेंड सोर्स जो मान लेता हूँ वो है y2 इज इक्वल टू b sin ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। दीज आर टू करंट सोर्सेज, फर्स्ट करंट सोर्स, सेकेंड करंट सोर्सेज। इन सोर्सेज के बीच में जो हम बात कर रहे हैं जो फेस है, फर्स्ट सोर्स के लिए फेस कितना ओमेगा टी, सेकेंड के लिए फेस क्या हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव। सो दिस फाइव इज कांस्टेंट फेज डिफरेंस विच इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न। सो फाइव यहाँ पर क्या हो गया, फेज डिफरेंस, फाइव इज फेज डिफरेंस। एंड व्हाट आर ए एंड बी, these are the amplitude of two waves, right? So now for interference there must be superposition of these two waves। so superposition के बाद में हमें जो resultant wave मिलेगी, resultant wave का यदि हमें displacement निकालना है, then according to superposition principle displacement of resultant wave is given by y is equal to y1 plus y2। so दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या आएगा हमारे पास में, वी कैन राइट इट एज y1 इज a sin ओमेगा टी एंड y2 इज b sin ओमेगा टी प्लस फाइव। सो हमारे पास में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया दैट इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी प्लस फाइव, और वी कैन से दैट y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, और इस रिजल्ट को हम साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला यूज करके इसको सोल्व करते हैं। क्या आएगा हमारे पास में, b साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस b कोस ओमेगा टी साइन फाइव। वी हैव यूज द रिलेशन साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। नाउ और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में लाइक टर्म्स हैं, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, इन दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन है, यहाँ से हम साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं और ये रहेगा हमारे पास में a प्लस बी कोस फाइव, यहाँ से और यहाँ से हमने साइन ओमेगा टी कॉमन लिया, क्या रह गया a प्लस बी कोस फाइव, और साथ में कॉमन क्या था साइन ओमेगा टी, प्लस ये जो टर्म रह गई इसको इस फॉर्म में ले आते हैं, कोस ओमेगा टी इंटू बी साइन फाइव, राइट। सो अब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम यहाँ पर कुछ एक जो अजम्पशन करते हैं वो क्या क्या अजम्पशन करते हैं, मान लेते हैं a प्लस बी कोस फाइव, सपोज a प्लस बी कोस फाइव इज इक्वल टू r कोस थीटा एंड दिस b साइन फाइव इज इक्वल टू r साइन थीटा। मतलब जो कोस की टर्म थी उसको हमने कोस थीटा मान लिया, जो साइन वाली टर्म थी उसको साइन थीटा मान लिया। नाउ अगर हम सपोज दिस इज फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड की वैल्यू पुट कर देते हैं, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव y इज इक्वल टू a प्लस बी कोस फाइव, इसकी जगह पुट कर देते हैं हम r कोस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस नेक्स्ट टर्म कोस ओमेगा टी एज इट इज b साइन फाइव की जगह पुट कर दिया r साइन थीटा, और यहाँ से क्लियर है इन दोनों में r कॉमन है,
यदि हम r कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, r को ये हमने यहाँ से कॉमन ले लिया दोनों में से, और यहाँ पर देखो r बाहर ले आए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, वापस क्या बन गए फार्मूला, अगेन साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला हो गया। सो y इज इक्वल टू r साइन a प्लस बी, दैट इज साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फार्मूला हमने लगा लिया, क्या आ गया, r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब नाउ यदि हम इस वेव को, दिस इज द रिजल्टेंट वेव, और रिजल्टेंट वेव के लिए दिस इज डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, एंड व्हाट इज r, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, and this is the theta is phase difference which is created, right? So to find the value of r, ये जो रिजल्टेंट वेव आई है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। देखो जो गिवन वेव थी हमारे पास में, एक वेव जो फर्स्ट वेव के लिए एम्पलीट्यूड a था, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड क्या था b, एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन, रिजल्टेंट वेव भी इसी फॉर्म में आई है। सो वी कैन से दैट रिजल्टेंट वेव इज अगेन ए हार्मोनिक वेव ऑफ द सेम टाइप, जैसे कि हमें वेव गिवन थी उसी प्रकार की ये वेव बनेगी। अब इस वेव का एम्पलीट्यूड हो गया r, इस r की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास में दो इक्वेशन है जहाँ से हमने r को इंट्रोड्यूस किया था, 2 और 3, इक्वेशन 2 और 3 को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। इफ़ यू स्क्वायर इक्वेशन 2 एंड 3 एंड ऐड देम, देखो क्या आएगा हमारे पास में, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को, दोनों के लेफ्ट में लेफ्ट का स्क्वायर जोड़ दो, राइट में राइट का स्क्वायर जोड़ देंगे, क्या आएगा, लेफ्ट में क्या था a प्लस बी कोस 5 इसका स्क्वायर, प्लस में b साइन 5 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट में क्या क्या है, r कोस थीटा का स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में r साइन थीटा का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो लेट अस सॉल्व दिस, a प्लस बी कोस फाई का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कोस फाई प्लस b साइन फाई का b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, दोनों में r स्क्वायर, राइट में r स्क्वायर कॉमन लिया हमने, यहाँ क्या रह जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो लेफ्ट में बात करें, b स्क्वायर कोस स्क्वायर और b स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों में फिर से b स्क्वायर कॉमन है, तो क्या रहेगा हमारे पास में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई को एक साथ पुट कर दिया, प्लस में 2ab cos phi and it is equal to r square, because cos square theta plus sin square theta is 1, right, इधर 1 ये भी हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास में we can find the value of r from this result, and it is equal to a square plus b square, this becomes 1 plus क्या रह गया, 2ab cos phi and it is equal to r square. So this is the value of r, r square, square of amplitude, or we can say that r is equal to, इस r square था, इसके बराबर r निकालोगे तो r निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। ये आ गया हमारे पास में एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि जो रिजल्टेंट वेव आती है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, क्योंकि जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी मिनिमम होती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, राइट। अब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच में जो रिलेशन होता है, वी नो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास में जो रिजल्टेंट वेव आएगी
उसका एम्पलीट्यूड r है, राइट। सो वी कैन से दैट इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वेयर, और if I write I is equal to k r square where k is constant of proportionality. So अगर हम इस रिजल्ट को बात करते हैं, इस रिजल्ट से दोनों को मिलाने के बाद में, दोनों वेव को मिलाने के बाद में जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसकी इंटेंसिटी निकालना चाहें हम, राइट, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। हमारे पास में एम्पलीट्यूड आ गया, और एम्पलीट्यूड आ गया तो इंटेंसिटी निकालना हमें पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और इंटेंसिटी इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। इस रिजल्ट को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पर इस फॉर्म में, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई। यदि इस रिजल्ट को हम दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो ये वाला k है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको हमने k से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। सो व्हाट इज के आर स्क्वायर, वी कैन से दैट इट इज इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, एंड के ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, बिकॉज पहली वेव का आप याद करो हमने क्या लिखा था, y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड क्या था, ए, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, I1 इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। सो के ए स्क्वायर क्या हो गया, I1, इसी तरीके से ये क्या बन गया, I2 प्लस 2, और इसको हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 इंटू कोस 5। सो ये जो रिजल्ट था के ए बी, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, स्क्वायर रूट I1 I2। इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं, वी नो दैट फर्स्ट वेव के लिए जो इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो वी कैन से दैट I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए स्क्वायर, एंड इफ वी टेक स्क्वायर रूट ऑफ I1 देन इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के ए। इसी तरीके से I2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट के बी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा हमारे पास में, स्क्वायर रूट I1 I2। इसको स्क्वायर रूट के को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, के, और इनटू में क्या आ जाएगा, ए बी। सो ये तो है ना के ए बी, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, स्क्वायर रूट I1 I2 से, दो आ गया एज इट इज। तो ये आई हमारे पास में, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ resultant wave, right? Now from this result we have the conditions कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी और इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी। Now we know that amplitude of a given wave remains constant। जब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है इसका मतलब जो गिवन जो दो सोर्स थे हमारे पास में I1 और I2, ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो I का मैक्सिमम या मिनिमम होना किस पे डिपेंड करता है, कोस फाई पे। सो वी कैन से दैट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब हमारे पास में कंडीशन आ गई कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये इस रिजल्ट को मैक्सिमम होने के लिए, I को मैक्सिमम होने के लिए, जिसको हमने क्या कह दिया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या आना चाहिए हमारे पास में, कोस फाई की वैल्यू ऑफ कोस फाई मस्ट बी मैक्सिमम। कोस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, एंड वी नो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस क्या होती है, कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1, और उसके लिए कंडीशन क्या है, कोस फाई इज इक्वल टू 1 इफ फाई इज इक्वल टू क्या हो, 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। और वी कैन से दैट इन जनरल फाई किसके बराबर होना चाहिए, फाई मस्ट बी इक्वल टू 2n पाई, where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on, right? n की वैल्यू जहाँ पर क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on। और we can say that ये जो फेज डिफरेंस है ना फाई, ये क्या होना चाहिए, 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, या तो 0 या फिर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड लास्ट में क्या आ गया, इन जनरल 2n पाई। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास में फेज डिफरेंस की टर्म में जो कंडीशन आ गई, व्हाट मस्ट बी द फेज डिफरेंस,
phase difference must be equal to 2n pi where n is equal to 0, 1, 2, 3, or we can say that phase difference क्या होना चाहिए, integral multiple of 2 pi. Phase difference must be integral multiple of 2 pi for constructive interference, right? अब देखो ये तो हमने निकाल लिया phase difference के टर्म में. Now we have the relation between phase difference and path difference. देखो let us see कि what is the relation between phase difference and path difference. जैसे हमारे पास में ये दो कोहेरेंट सोर्स थे S1 और S2 और इनके सामने ये क्या रखी हुई थी, स्क्रीन. इन दोनों सोर्सेज से लाइट ट्रेवल करके इस पॉइंट P पे रीच करते हैं. सपोज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम S1 and S2 to point P, then it is clear that there is path difference between these two paths S1P and S2P. मान लो ये जो पाथ डिफरेंस है वो x है, तो पाथ डिफरेंस है तो देयर मस्ट बी फेज डिफरेंस. तो फास्ट पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो रिलेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, दैट इज x क्या है, पाथ डिफरेंस. सो रिलेशन क्या हुआ हमारे पास में कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस. हमने क्या कंडीशन निकाली फेज डिफरेंस के लिए, 2n पाई. सो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं फेज डिफरेंस 2n पाई. जैसे ही 2n पाई पुट करेंगे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास में, n लैम्डा. और n की वैल्यू हमने शुरू कर रखी है 0 से. सो यदि हम n की वैल्यू 0 से पुट करते जाएं तो फेज पाथ डिफरेंस क्या आएगा, 0 लैम्डा 2 लैम्डा एंड सो ऑन, एंड लास्ट में क्या होगा, n लैम्डा. इसका मतलब या तो पाथ डिफरेंस क्या हो 0 या फिर लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल. सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने जो कंडीशन निकाल दी, हम इसको यहाँ पुट कर सकते हैं कि हमने दो कंडीशन निकाल ली. क्या दो कंडीशन आई हमारे पास में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास में जो कंडीशन आती है वो कंडीशन क्या आई है. देखो फर्स्ट टर्म फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस फाई मस्ट बी इक्वल टू 2n पाई. एंड सेकेंड कंडीशन इज पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल, दैट इज x इज इक्वल टू n लैम्डा. दीज आर द टू कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इन द सेम वे वी विल फाइंड द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो वापस हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यहाँ थे. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या चाहिए हमें, इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम. और यहाँ से देखो I1 I2 ये तो कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी डिपेंड करती है दोबारा से cos फाई पे. इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, जब cos फाई की वैल्यू क्या हो, मिनिमम. सो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस cos फाई मस्ट बी मिनिमम, दैट इज इक्वल टू -1. और cos की वैल्यू -1 कब होती है, जब एंगल कितना हो, या तो पाई हो या फिर 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन. और वी कैन से दैट कि जो फेज डिफरेंस फाई है दैट मस्ट बी ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन. मतलब पाई का ओड इंटीग्रल मल्टीपल, दैट इज वी कैन से दैट फाई मस्ट बी इक्वल टू 2n - 1 पाई. और यहाँ पर हमने n को शुरू कर दिया 1 से, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन. वी कैन से दैट n इज एन इंटीजर, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 1. सो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे क्या आएगा, 2 - 1 पाई, 2 पुट करोगे 3 आ जाएगा. इस प्रकार से ये तो आगे कंडीशन किसके लिए, फेज डिफरेंस के लिए. इसी प्रकार से पाथ डिफरेंस क्या होगा, अगेन वी कैन से दैट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस. एंड फेज डिफरेंस कितना निकाला हमने यहाँ से, 2n - 1 पाई. सो फिर से पाई कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2n - 1 लैम्डा बाई 2. और देखो n की वैल्यू हमने यहाँ शुरू कर रखी है 1 2 3 4 5. यदि हम n को 1 पुट करेंगे
तो पार्ट डिफरेंस क्या क्या आएगा, लैम्डा बाई 2, अगला 3 लैम्डा बाई 2, उससे अगला 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। वी कैन से दैट ये जो पार्ट डिफरेंस है ना, लैम्डा बाई 2 का ओड इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है, लैम्डा बाई 2, फिर 3 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, और वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। सो फाइनली जो रिजल्ट हमारे पास में आया, इन दोनों को यदि हम कंबाइन कर देते हैं तो देखो कंस्ट्रक्टिव के लिए हमने रिजल्ट क्या निकाला, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए 2n पाई। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई, और पार्ट डिफरेंस क्या आना चाहिए, x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। These are the conditions for constructive and destructive interference. Now we will discuss some important results कि हमने जो R निकाला था हमारे पास में, R क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एंड R इज इक्वल टू R स्क्वेयर इज इक्वल टू A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB कोस फाई, राइट। देखो हमने कहा कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कोस फाई की वैल्यू क्या मानी हमने, कोस फाई इज इक्वल टू 1। सो एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, कोस फाई 1 हो गया, और वी कैन से दैट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, इट इज सिंपली इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वेयर, और वी कैन से दैट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो यदि हमारे पास में दो कोरेंट सोर्सेज हैं और उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है, तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ दीज टू वेव, राइट। सो इसी प्रकार से ये तो हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। इन द सेम वे इफ वी फाइंड मिनिमम एम्पलीट्यूड, तो मिनिमम कब होगा, जब कोस फाई की वैल्यू क्या हो, -1 हो। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, आर, जब कोस फाई की वैल्यू को -1 पुट करेंगे, देन वी कैन से दैट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, कोस फाई को -1 पुट करोगे देन इट इज इक्वल टू -2ab, और वी कैन से दैट आर इज इक्वल टू क्या आएगा, a माइनस बी। नाउ दिस एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, सो मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी, राइट। दिस इज फर्स्ट रिजल्ट। यदि यहाँ से हम रेशियो ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालें, देन इट इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। दीज आर द स्पेशल केसेज ऑफ द रिजल्ट कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड। सो आर मैक्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, आर मीन क्या हुआ, मिनिमम एम्पलीट्यूड। यदि हम मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालेंगे, देन वी नो दैट आई मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मैक्सिमम का स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम क्या आएगा, इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी किसके बराबर आएगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ वी विल यूज के क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सो इनका रेशियो निकालेंगे तो के कैंसिल हो जाएगा, आई मैक्स दैट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। अब हम देखो, हम बात करते हैं कि इंटरफेरेंस को कंप्लीटली ब्राइट और कंप्लीटली डार्क बनाना हो तो क्या चाहिए हमें, इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम। कंप्लीटली ब्राइट के लिए इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। इसका मतलब जो हमारे पास में हमने स्टार्टिंग में जो दो सोर्स माने थे, यदि उन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, पहले सोर्स का एम्पलीट्यूड दैट इज इफ ए इज इक्वल टू बी, दोनों सोर्सेज का एम्पलीट्यूड सेम हो, तो देखो यहाँ से आर मैक्स कितना आएगा, दैट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 2a, और मिनिमम कितना होगा, a माइनस बी, दैट इज आर मिनिमम इज 0, राइट। सो
जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव वी कैन से दैट इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर करोगे दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर और मिनिमम कितनी होगी 0। सो इस केस में जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है वो कैसा मिलता है, कंप्लीटली ब्राइट और कंप्लीटली डार्क, यदि हमारे पास में दो कोहेरेंट सोर्स और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो। सो ये कंडीशन आती है। एक रिजल्ट और हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, जैसे हमने यंग्स डबल स्लिट में किया था। ये हमारे पास में दो कोहेरेंट सोर्स हैं, तो यहाँ से जो लाइट की जो इंटेंसिटी है, फर्स्ट सोर्स की इंटेंसिटी I1, सेकंड सोर्स की इंटेंसिटी क्या है I2। तो ये इंटेंसिटी स्लिट की विड्थ पे भी डिपेंड करती है। इफ W1 इज स्लिट विड्थ ऑफ फर्स्ट सोर्स एंड इट इज विड्थ ऑफ सेकंड सोर्स, देन वी कैन से दैट I1 अपॉन I2 is equal to W1 by W2, but we know that intensity is directly proportional to square of amplitude, so I1 upon I2 को हम क्या पुट कर सकते हैं, a square upon b square। so ये था हमारे पास में कंसेप्ट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग।